एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सीटेट और स्टेटेट्स के लिए, इसके अलावा और टीचिंग एग्जाम्स के लिए या फिर जीके के लिए भी ये क्लासेस आपकी महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको। तो ये सभी क्लासेस आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और बार बार अगर सीटेट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पेपर 2 तो इन क्लासेस से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा साइंस की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं तो आप रेगुलर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो फॉन्ट है वो छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर जो आपके लेटेस्ट हुए हैं उनसे भी लिया है और इनका फॉन्ट काफ़ी कम है। तो मैं क्वेश्चंस आपको बोल भी दूंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया? तो कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के, एक तो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कुल मिलाकर के 3 स्तरों पर सरकार काम करती है, काम सभी के बीच में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एज ऑफ इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस वर्क। तो इसमें कुल मिलाकर के हमें बताना है कि जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, उसमें कितनी एज बच्चों की निर्धारित की हुई है कि उससे कम एज के बच्चे किसी कारखाने में या फिर जो वर्क डेंजरस है उसमें काम नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम के लिए नहीं रख सकते, जो कि उनकी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी से बाहर है, एज उनकी कम होती है तो ज़्यादा बर्डन वो सह नहीं पाते हैं, तो वो ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये प्रतिबंधित किया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ है? तो फेडरलिज्म रेफर्स टू, फेडरलिज्म किस चीज़ को रेफर करता है, मतलब क्या है फेडरलिज्म का? तो इसका मतलब होता है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 स्तर हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। तो 3 स्तरों की सरकार हो गई, तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो संघवाद कहलाती है, जो सरकार का प्रकार है वो संघवाद है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सरकार के कई स्तर हैं तो उसको क्या कहते हैं, इस तरह से भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस शक्ति के वितरण को कहा जाता है? पावर शेयर्ड among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary is called। तो ये जो हमारी सरकार के जो कई अंग हैं, 3 जो अंग हैं, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच क्या है, हमने शक्तियों को बांट दिया है, काम बांट दिए हैं कि विधायिका का ये काम होगा, विधायिका का काम कानून बनाना होगा, कार्यपालिका का काम होगा कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम क्या होगा, उस कानून की रक्षा करना या कोई विवाद होगा उसको सुलझाना। तो इन सब के जो शक्ति वितरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 शक्ति का संघीय वितरण, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन। What does the word state refers to in above statement? क्योंकि हमने भारतीय राज्य का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो राज्य का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? जो राज्य जो बटा हुआ है, मतलब जो भारत हमारा बटा हुआ है राज्यों में। लेकिन राज्य का एक दूसरा अर्थ भी होता है। राज्य, अगर हमें किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, जो एक सीमा में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो उसको भी हम राज्य के तौर पर जानते हैं। जैसे कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। तो भारत को अगर हम बोलते हैं, तो भारत को अगर हम राज्य कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारा राज्य से मतलब है कि कोई एक संप्रभु जो राजनीतिक संस्था है वो एक निश्चित भूभाग में जो रहती है। हम इस तरह से किसी और देश के लिए भी राज्य का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेपाली राज्य, पाकिस्तान राज्य, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो हम किसी एक राजनीतिक संस्था जो पूरे एक निश्चित भूभाग में रहती है उसके लिए कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ देश नहीं है, बस एक इसका थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ निकल के आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना, ये कृत्य है। तो ये किस चीज़ का कृत्य है? ब्रेकिंग अ लॉ ऑफ और ब्रीच, इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज एन एक्ट ऑफ। तो ये जो मौलिक अधिकार को तोड़ने का जो कानून है ये क्या कहलाता है, बेसिकली ये बताना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायलेशन या उल्लंघन। तो जैसे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, किसी ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? वायलेशन कहते हैं, कि फंडामेंटल राइट्स का क्या हो गया? वायलेशन हो गया। आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड, तो ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्य से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी, तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो आपको याद होगा मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, आपने वैसे तो किसी का जवाब आया नहीं है, कुछ मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो अगर आप जानते हैं तो उनका आंसर ज़रूर दें। तो ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? अगर मान लो कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य के लोगों को प्रवास की अनुमति नहीं देगा, मतलब कि जैसे कि वो कहीं और अगर जा सकते हैं किसी और स्टेट में या कहीं और किसी और जगह पर, इफ़ अ गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट डिसाइड्स नॉट टू अलाउ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स विच फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखो राइट टू फ्रीडम ये कहता है कि लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है और कुछ भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है, तो राज्य सरकारें इसको नहीं रोक सकती। तो लोगों को कहीं भी आने जाने से आप नहीं रोक सकते, दूसरे स्टेट में जाने से या फिर दूसरे स्टेट से अगर कोई लोग आते हैं उनको आप नहीं रोक सकते। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है, तो ध्यान रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड एज इट्स कंसाइंस। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया है? यानी कि जैसे बॉडी होती है ना हमारी, और उसका आत्मा के बिना कोई रोल नहीं होता, बॉडी का बेकार होती है, वैसे ही संविधान जो है उसकी अंतरात्मा किसे कहा गया है? अगर ये चीज़ नहीं होगी संविधान में तो संविधान बेबुनियाद है, बेकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को मिले हुए हैं, ये संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। जिस तरह से बॉडी बेकार रहती है आत्मा के बिना, वैसे ही हम कह सकते हैं संविधान का भी कोई यूज़ नहीं होगा अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज इंट्रिंसिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण से मतलब है सारी वो चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे खाने पीने की हो, चाहे वो स्वच्छ वायु हो, चाहे स्वच्छ पानी हो और स्वच्छ भोजन हो। तो मतलब सारी चीज़ें जो है हमारी पर्यावरण में आती हैं, आसपास का जो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो ज़्यादातर राइट्स हम कह सकते हैं इसी में शामिल हैं, क्योंकि जो पर्यावरण से हम घिरे हुए हैं और पर्यावरण में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, वही जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो जब क्योंकि स्वस्थ जो पर्यावरण होगा तभी तो हम सही लाइफ जी पाएंगे। जीने का अधिकार तो हमें तभी मिलेगा ना जब हमें स्वच्छ वायु मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ हमें खाने पीने को मिलेगा, आसपास पोल्यूशन ना हो किसी भी तरह का। तो इसके खिलाफ आपने देखा भी होगा जैसे कि पोल्यूशन बढ़ जाता है या फिर स्वच्छ पानी नहीं मिलता है तो उसके लिए भी लोग केस करते हैं। तो ये क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, मूल अधिकार में शामिल है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब इंडिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है संविधान में भारत को, यानी कि जो राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का संघ है। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं सीटेट में। तो क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं 2, तो 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। और दूसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे।
सही आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों सही हैं। देखो, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके संविधान जरूर होगा। अब मान लो, देखो कोई कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हो गई, जैसे कि हमने नेपाल की स्टोरी देखी थी कि नेपाल में जो है राजशाही शासन था, उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किए, तो उसके बाद लोकतंत्र देश हो गया। अब जब लोकतंत्र देश हो गया और जनता का शासन हो गया, अब तो जनता अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएगी कुछ कि कैसा संविधान होना चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से हमें रहना है, कैसे अपने कानून बनाने हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गोकुल धाम सोसाइटी का। अब गोकुल धाम सोसाइटी में जो जिस चीज़ को चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को उसमें ऐड कर सकता है, अपनी अपनी राय लोग दे सकते हैं कि ये संविधान में हमें रखना है। तो इसका मतलब है कि सभी लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद की जाती है कि उनका संविधान तो ज़रूर ही होगा, उनके अपने अकॉर्डिंग नियम तो ज़रूर होंगे। देखो, संविधान क्या है? संविधान एक तरह से हम कह सकते हैं नियम और कानून ही तो है जो सोसाइटी के लिए चाहिए, जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वही सब संविधान में निहित है, संविधान में लिखी हुई हैं। तो इसीलिए अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो उसमें ज़रूर मतलब ये उम्मीद करेंगे हम कि संविधान तो होगा ही होगा, अपने अकॉर्डिंग वो नियम कानून जो भी बनाएंगे वो उसमें रखेंगे ही रखेंगे। तो और बी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं लोकतांत्रिक देश होंगे। ये भी बताया था मैंने कि मान लो कि कोई तानाशाही गवर्नमेंट है या फिर कोई राजशाही गवर्नमेंट है, संविधान तो वो भी बनाएंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक देश हो। तो लोकतांत्रिक अगर देश है तो संविधान तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास संविधान है तो ज़रूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक देश ही हो। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया? तो इसमें तो आप ऑप्शंस देखकर ही क्लियर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पर संसद है, और फेडरल जो है संघीय है। संघीय होता है वही एक से अधिक स्तर की जो सरकार है, वही 3 स्तरों की सरकार है हमारी, इसलिए संघीय हो गई। अब देखो, पहला जो ऑप्शन है ये भी क्लियर कर लो, क्योंकि पहले में क्या है, राष्ट्रपति एवं एकात्मक होती है ऐसी सरकार जो कि जिसमें कि राष्ट्रपति का शासन होता है, जैसे कि अमेरिका में है। तो जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, देश के कार्य अधिकारी होते हैं, वैसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति गवर्नमेंट तो है नहीं यहाँ पर, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा अगर एलिमिनेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, और फोर्थ भी हो जाएगा, क्योंकि एकात्मक दे रखा है इसमें, यूनिटरी दिया हुआ है। यूनिटरी मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार है और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कुछ शक्तियाँ राज्य में बटी हुई हैं, कुछ शक्तियाँ संघ के पास हैं। तो एकात्मक नहीं है, केंद्र ही नहीं चलाती है पूरे देश को, तो क्योंकि संघात्मक है, फेडरल है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि 2020 से पहले के पूछे गए हैं, 2020 या 21 तक के। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज। तो क्या कहेंगे ऐसी गवर्नमेंट को जिसमें कि एक से अधिक स्तर हो? तो वो होगी संघवाद। तो टाइप पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन का पठन कीजिए। कथन दिया हुआ है, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। अब जो ये कथन दिया हुआ है इसमें भारतीय राज्य के अर्थ में हमें बताना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। द इंडियन स्टेट हैज़ मैनी चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स। तो बताना है कि इंडियन स्टेट जो है वो किसको कहा गया है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा, इंडियन स्टेट से मतलब है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो एक राजनीतिक संस्था होती है, एक निश्चित भूभाग में रहती है, उसको हम क्या कहते हैं कि राज्य का हम दर्जा उसे देते हैं। जैसे कि हम भारतीय राज्य कह सकते हैं, नेपाली राज्य कह सकते हैं, पाकिस्तानी राज्य कह सकते हैं हम। तो इस तरह से हम क्या है, देश के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो हालांकि हम देश का मतलब राज्य नहीं निकालते हैं, लेकिन एक तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए हम ये कह सकते हैं राज्य शब्द। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने अपना संविधान बनाया, नेपाल के लोगों ने, जैसा कि हम लोगों ने बनाया था हमारी आज़ादी के बाद, जब लोकतंत्र हमारे देश में लागू हुआ था, उसके बाद हमारा भी संविधान लिखा गया। तो ध्यान रखेंगे, अगर सरकार लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, तो उसका संविधान होगा ही होगा, ये उम्मीद की जाती है। मतलब ज़रूरी, हम कह सकते हैं ज़रूरी होता है। और अगर संविधान है किसी के पास तो ज़रूरी नहीं वो लोकतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया? देखो, प्रीवियस ईयर इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, देखो वायलेशन की यहाँ पे बात हुई है, और ऐसा ही क्वेश्चन पीछे हमारा आया था कि मौलिक अधिकार अगर हम कहते हैं हनन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो वायलेशन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है इस वाले क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्योंकि जो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी है ये जाति के आधार पर होती थी, और जाति मतलब जाति जो एक हम कह सकते हैं तत्व है वो समानता का ही है। समानता आप नहीं दिखा रहे हो, ऊंची जाति को अलग मान रहे हो, नीची जाति को अलग मान रहे हो, और अलग अलग नज़र से देखते हो, तो क्या हुआ, ये समानता का हम कह सकते हैं समानता के अधिकार पे शामिल होता है। तो 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों से ही कथन दिए हुए हैं 2 इसमें, और बताना है इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। दोनों ही जो कथन हैं आपके वो बिल्कुल सही हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट। बाध्यकारी से मतलब क्या है कि न्यायालय में आप इनके खिलाफ अपील कर सकते हो इनके लिए, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। दूसरा स्टेटमेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा निर्णय जो किया गया अन्यायपूर्ण है। अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? Who among the following was the chairman of the drafting committee in the Constituent Assembly of India? तो सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? Who among the following played a decisive role in integrating the princely states of India? भारत की जब आज़ादी हुई थी तो उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि विभाजन हुआ था और रियासतें थी अलग अलग राजाओं की, उनको एकीकृत करना था। तो इसका काम किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो जो वीडियोस हैं आपकी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही हो तो देखो इन वीडियोस को देखने के बाद कुछ और तैयारी इसमें नहीं करनी पड़ेगी सब्जेक्ट में आपको, इतने इंश्योर आप हो सकते हैं। मतलब कि मैंने जो है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे कि चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल करा रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इंक्लूड किए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं जो भी इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।